नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी ख़बरें रखने जा रहा हूँ, जिसमें एक मॉब लिंचिंग की जो है एक वीडियो वायरल हो रही है। एक मरतबा फिर यूपी की हुकूमत से ये वीडियो आई है। सऊदी अरब का एक बयान आया है इसराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर के। ईरान में एक बच्चे को इंस्टाग्राम में बेचने की कोशिश की गई है। मशहूर जड़ी बूटियों के ज़रिए से इलाज करने वाले एक डॉक्टर के इंतकाल की खबर आ रही है। महाराष्ट्र में कई पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उसमें 24 घंटे में 3 पुलिस एहलकारों के इंतकाल की खबर आ रही है। चीनी फौज एक मरतबा फिर लद्दाख के किसी और इलाके में घुसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और भी बहुत कुछ अहम तरीन खबरें हैं। नाज़रीन उस पर मैं तफसीली जायज़ा लूँगा और तबसरा करूँगा, वीडियोस दिखाऊँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक्स को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए बात करते हैं इस वक्त उसी मॉब लिंचिंग की जो योगी की हुकूमत में पेश आ रहे हैं। कुछ दिन कबल हमने आपको सहारनपुर के एक इलाके में पेश आए मॉब लिंचिंग में एक शख्स के इंतकाल होने की खबर सुनाई थी, और अब जो खबर आ रही है वो हरियाणा के बॉर्डर पर यूपी का एक गांव जिसका नाम जो है कमंद बताया गया है या कामंद बताया गया है, वहाँ ये पेश आया है। ये वाक़या उत्तर प्रदेश का है। इन लोगों को क्यों मारा जा रहा है, किस लिए मारा जा रहा है, इनकी शनाख्त क्या है, ये अभी तक साफ तौर पर सामने नहीं आई है। अलबत्ता ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मॉब लिंचिंग में एक शख्स के मरने की साफ तौर पे जो है ख़बर आ चुकी है, यानी कत्ल किया जा चुका है लोगों की जानिब से इसी मॉब लिंचिंग में। नाज़रीन ये हालात इस वक्त बन चुके हैं यूपी के। यहाँ पर इस वक्त कानून का कोई नाम नहीं, पुलिस एहलकारों की अपनी अलग दबंगई चल रही है, जिस किसी को भी उठा करके जो है बंद कर देते हैं और अपने मनमाने दफात लगा देते हैं, और रास्तों में जो है हिंदुत्ववादी और दीगर ऐसे लोगों की जो है, ये देखिए एक माजूर शख्स भी इन लोगों को मारता हुआ नज़र आ रहा है, जो पैर से माजूर है, लाठी डंडों से मारता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें और तबसरा कर लें कि इस वक्त यूपी की और योगी हुकूमत की, वहाँ की इंतज़ामिया की, वहाँ के कानून की क्या हालत बन गई है और क्या दुर्गत बन गई हुई है कि जो यहाँ पर इस वक्त जो है जंगल राज है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं, और इस तरह की वारदात के ख़िलाफ़ किसी तरह की जो है कार्रवाई करती हुई भी हुकूमत नज़र नहीं आ रही, और कर भी रही है तो बराह नाम वो जो है कहीं ख़त्म हो जाती है 2 दिन के सुर्खियाँ बटोरने के बाद। बहर नाज़रीन आइए अगली ख़बर की जानिब जानते हैं। कुछ तस्वीरें मैं इस वक्त दिखाना चाहता हूँ। शिवमोगा कर्नाटक का एक ज़िला है, वहाँ पर 3 इंजीनियरिंग तलबा की जानिब से एक ऐसी सैनिटाइज़र को बनाने की कोशिश की गई, बल्कि बनाने में कामयाब हो चुके हैं, जिसको आप बिना हाथ लगाए ही वो आपके हाथ को सैनिटाइज़ कर देता है। ये जो कारनामा अंजाम दिए हैं शिवमोगा के 3 इंजीनियरिंग के तलबा हैं, जो इस वक्त ये एक स्कूल में जहाँ पर SSLC एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन के सेंटर में जो है इस वक्त ये लगाया गया है, जहाँ तलबा पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठाते हुए जो है इम्तिहान हाल में जा रहे हैं। 3 तलबा की शनाख्त नहीं बताई गई है, अभी ख़बर आई है। अगर इसकी कुछ और तफसीलात मिलती हैं तो ज़रूर आपके सामने रखे जाएंगे। आइए नाज़रीन आपको ले चलता हूँ सहाफ़ियों की क्या दुर्गत बनी हुई है। कोरोना लॉकडाउन में हर शोबा मुतासिर हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं है। हर शोबा मुतासिर हुआ है, सहाफ़ी मुतासिर हुए हैं, कई सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज हुए हैं हुकूमतों के रियलिटी को सामने लाने के बाद। अब एक जानिब एक सहाफ़ी को कत्ल कर दिए जाने की खबर आ रही है, तो दूसरी जानिब द हिंदू जो मशहूर अखबार है हिंदुस्तान का, वहाँ से जो है सहाफ़ियों को, रिपोर्टरों को निकाले जाने की खबरें आ रही है, और तनख्वाह में कटौती भी की गई, ये भी खबरें आ रही हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने मशहूर अखबारात जो कई सालों से खरबा खरब बल्कि करोड़ों रुपए का ऐड लेते रहे, उन अखबारात की अगर ये हालत है तो छोटे मोटे चैनल चलाने वालों की क्या हालत होगी, आप अंदाज़ा इस खबर से लगा सकते हैं
इस वक्त चैनलों का भी यही हाल है। कोविड-19 और महीनों के लॉकडाउन का असर मुल्क की मईशत के साथ मुख्तलिफ तबकों पर देखने को मिल रहा है। मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ढेरों सहाफ़ियों की तनख्वाह में कटौती कर दी गई, कई लोगों की नौकरी जा चुकी है। उसकी ताज़ा मिसाल दी हिंदू है, जहां अखबार के मुंबई ब्यूरो में 20 सहाफ़ियों को इस्तीफ़ा देने और ब्यूरो की मुदीराना जिम्मेदारियां कम करने को कहा गया है। काबिल ज़िक्र है कि 142 साल पुराने इस अखबार का मुंबई एडिशन चर्च गेट इलाके में द हिंदू ग्रुप की एक इमारत में 215 में 2 दर्जन के करीब सहाफ़ियों के साथ शुरू किया गया था। उनमें अक्सर सीनियर सतह के सहाफ़ी थे जो मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र भी कवर करते थे। गुज़िश्ता 22 जून को निकाले जा रहे सहाफ़ियों को HR की जानिब से कहा गया है कि उन्हें 3 महीने की तनख्वाह और DA दिया जाएगा। इससे पहले पिछले हफ्ते मुंबई ब्यूरो के ज़्यादातर सहाफ़ियों को ज़बानी तौर पर ब्यूरो चीफ की जानिब से नौकरियां जाने के बारे में बताया गया था और सलाह दी गई थी कि वो खुद इस्तीफ़ा दे दे। एक सीनियर सहाफ़ी जिन्हें नौकरी छोड़ने को कहा गया था, उन्होंने बताया तहरीरी तौर पर कोई बात नहीं हुई थी, चूँकि कोई ख़त नहीं दिया गया था। तो 20 में से 14 सहाफ़ियों ने अपनी नौकरी के बारे में वजाहत के लिए इंतज़ामिया को लिखा था। उन्होंने लिखा कि छटनी और मुंबई एडिशन के बंद होने की क़ियास आराइयों के बीच हम आपसे वजाहत चाहते हैं। हम सभी के लिए अपनी नौकरियां बचाना बेहद अहम है। हम सभी को अपने काम पर फ़ख्र है और हमें लगता है कि हमारे अक़दार 140 साल पुरानी दी हिंदू की ईमानदारी और मिसालियत पसंदी से मेल खाते हैं। तो नाज़रीन, हकीकत यह है कि जो है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हर शोबा मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा है। कल हमने एक ऐसी तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें एक इंग्लिश टीचर ठेले पर जो है सब्जियां बेचता हुआ नज़र आ रहा था। नाज़रीन, एक तरफ ये तो दूसरी तरफ सहाफ़ियों की जान को भी ख़तरा है जब वो सच लिखते हैं, सही लिखते हैं, सही बोलने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक खबर आई है उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में कानपुर के एक अखबार के रिपोर्टर का 19 जून को कत्ल कर दिया गया। इल्ज़ाम है कि सहाफ़ी के कत्ल के पीछे इलाके में सरगर्म रेत माफिया और ज़मीन माफिया का हाथ है। वो कानपुर से शाये होने वाले अखबार कंपू मेल में काम करते थे। न्यूज़ क्लिक की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साला सहाफ़ी शुभम त्रिपाठी अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान उन्नाव के गंगा घाट इलाके में नामालूम लोगों ने उन्हें गोली मार दी। उन्हें फ़ौरन कानपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। त्रिपाठी ने गुज़िश्ता 14 जून को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा था कि उनकी एक रिपोर्ट की वजह से मशहूर ज़मीन माफिया के गैरकानूनी तामीरात को गिरा दिया गया। उन्होंने कहा था कि उन कार्रवाई से माफिया गुस्सा हो गया और उसने उनके खिलाफ ज़िला मजिस्ट्रेट के पास फ़र्जी दरख्वास्त दी है। पुलिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 दीगर गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। गिरफ्तार किए गए एक मुलजिम ने पुलिस को बताया कि मकामी रियल इस्टेट कारोबारी दिव्या अवस्थी ने त्रिपाठी की रिपोर्ट और फेसबुक पोस्ट के जवाब में उनके कत्ल की साजिश रची थी। तो नाज़रीन, ये हालात है। इस वक्त सहाफ़ियों को आप सच बोल नहीं सकते, आपको चापलूसी करनी होगी, या तो हुकूमत की, या माफिया लोगों की, या ताजिरों की, या वो लोग जो दूसरों की चापलूसी करते करते मुख्तलिफ़ तंजीमों से जुड़े होते हैं और अपना एक मेयार बना चुके होते हैं समाज में, जबकि उनका मेयार, उनकी बुनियाद ही जो है गलत चीज़ों पर होती है। जब इस तरह के लोगों को आईना दिखाने की कोशिश की जाती है कुछ बेबाक और नौजवान सहाफ़ियों के वजह से, तो जो है उनको अपनी जान से हाथ धो लेना पड़ता है। ये मिसालें आप लोगों के सामने हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटे में 3 पुलिस एहलकारों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते कहर के दरमियान पुलिस एहलकारों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पुलिस वालों पर कोरोना का खतरा बहुत ज़्यादा है। उसका ही नतीजा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 3 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई। इन अमवात के साथ ही महाराष्ट्र में पुलिस एहलकारों की हलाकतों की मजमूई तादाद 54 हो गई है। नाज़रीन, महाराष्ट्र की बात है। इसी तरह बेंगलुरु से भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ थानों से खबर आ रही कि वहाँ के आला अफसरान भी इस वक्त जो है कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस थाने सील डाउन जहाँ किए गए हैं, पुलिस थाने जहाँ पर मौजूद है उन इलाक़ों को भी जो है सील डाउन किए जाने की खुद बेंगलुरु से भी खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, फ़िलिस्तीनी अराज़ी का इसराइल से इल्हाक़ को लेकर के इस वक्त जो आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है उस पर सऊदी अरब ने जो है बयान दिया है। जी हाँ, सऊदी अरब ने एक बार फिर मकबूजा मगरबी किनारे और वादी उर्दून के इलाकों पर अपनी खुद मुख्तारी के क़याम के ऐलान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी अरब का कहना है
کہ غرب اردن اور وادی اردن کا اسرائیل سے الحاق عالمی قانون اور اس حوالے سے سلامتی کونسل کے منظور کی گئی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ فلسطینی اراضی کے الحاق سے خطے میں دیر پا امن کے قیام کی تمام مساعی یعنی کوششیں تباہ ہو جائے گی۔ ایک رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ اور مسئلہ فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے اقوام متحدہ میں نائب مندوب ڈاکٹر خالد بن محمد المنزلاوی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غرب اردن اور وادی اردن سمیت دیگر فلسطینی علاقوں پر اپنی خود مختاری کے قیام سے باز آ جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے نائب مندوب نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ دنیا 2 روز بعد اقوام متحدہ کے عالمی سلامتی اور امن سے متعلق معاہدے کے 75 سال پورے ہونے کی سالگرہ منا رہی ہے۔ اس معاہدے میں حق کی نصرت کا عہد اور ظلم تعدی کو رد کرنے کی حمایت کی گئی ہے۔ ہم بھی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی ریاست کے مظالم کو رد کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جو بھی فیصلے لیں گے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اس کا پوری طرح سے سعودی عرب نے اس وقت بیان دیا ہے اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں۔ ناظرین آئیے بات کرتے ہیں ایران کی۔ ایرانی دارالحکومت تہران سے بدھ 24 جون کو ملنے والی رپورٹوں کے مطابق 3 مشتبہ ملزمان انسٹاگرام پر 2 شیرخوار بچوں کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیم سرکاری خبر رساں ادارے اسنا نے تہران پولیس کے سربراہ حسین رحیمی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری پولیس کو ملنے والی ان اطلاعات کے بعد ممکن ہو سکی کہ انسٹاگرام پر برائے فروخت بچوں کے بارے میں اشتہارات دیے جا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق چھان بین کرنے میں پتہ چلا کہ انسٹاگرام پر مختلف ناموں سے بنائے گئے 10 سے لے کر 15 تک اکاؤنٹ ایسے تھے جن پر ایسے اشتہارات پوسٹ کیے گئے۔ اس انکشاف کے بعد حکام نے ان اکاؤنٹس کو چلانے والے 3 افراد کو حراست میں لیا۔ انسٹاگرام بنیادی طور پر ایک فوٹو شیئرنگ ایپ ہے اور ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے طور پر یہ ایران میں ٹیلی گرام نامی ایپ کی طرح انتہائی مقبول ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اس میں بچوں کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جرائم پیشہ افراد بھی کس طرح سوشل میڈیا کو اپنے جرائم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ رحیمی نے بتایا کہ جو 3 ملزمان ان 2 بچوں کو بیچنے کی کوشش میں تھے انہوں نے بھی یہ دونوں شیرخوار بچوں کو خریدا تھا، یعنی انہوں نے بھی کسی اور سے خریدا تھا۔ حسین رحیمی کے بقول ان بچوں کو 50 ملین ایرانی ریال سے لے کر 100 ملین ریال یعنی 255 امریکی ڈالر سے لے کر 510 ڈالر تک کے درمیان قیمت سے خریدا گیا تھا۔ ملزمان ان دونوں بچوں کو کسی بھی ممکنہ خریدار کو 400 ملین اور 500 ملین ریال کے درمیان تک کی قیمت پر فروخت کرنا چاہ رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس نے اس درمیان میں ان لوگوں کو دھر دبوچا۔ ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں چین اور ہندوستان کی۔ چین اور ہندوستان کے درمیان جو اس وقت رسہ کشی چل رہی ہے یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ مرکزی حکومت پر الزام ہمیشہ اب لگتے رہے ہیں کہ 20 فوجیوں کی شہادت، کئی لوگوں کے زخمی ہونے کے باوجود اور لگاتار چین کی دھمکی کے باوجود مودی کی حکومت بیک فٹ پر آ گئی ہے، اور وہ کیوں ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں، لیکن لگاتار سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں اس وقت اپوزیشن اور بی جے پی حکومت کے درمیان ٹکراؤ کا ماحول ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان اور چین کے درمیان مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں بھی مسلسل جاری ہیں، یہ بھی اطلاعات ہم کو آتی ہی رہتی ہیں۔ اس بیچ خبر یہ آئی ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے شمال میں دیپ سانگ علاقے میں بھی چین کی فوج ہندوستان کی سرحد میں گھس گئی ہے۔ ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ مزید بڑھنا کیا ہے بلکہ چین ہمیشہ دراندازی کر رہا ہے اور گنڈا گردی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی طرح کا اس کو جواب نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ 15 جون کو گلوان میں ہندوستان کے 20 فوجی شہید ہو گئے تھے، جبکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین کے بھی 45 فوجیوں کو مار گرایا گیا، لیکن چین اس کو ماننے کو تیار نہیں، بلکہ چین نے ابھی تک آفیشیل طور پر ان کے کتنے نوجوان زخمی ہوئے، کتنے مرے، یہ کوئی بھی تفصیل اس نے نہیں دی ہے۔ یہ علاقہ دولت بیگ اولڈی کے اہم ہوائی پٹی سے جنوب مشرق میں 30 کلومیٹر دور ہے، ایک بوٹلنک علاقہ ہے، یہاں اسے وائی جنکشن بھی کہا جاتا ہے، اس کا 18 کلومیٹر کا علاقہ ہندوستانی سرحد میں ہے۔ تو یہاں پر اس وقت نئی سطح پر اس وقت پوری طرح سے چینی فوج اندر گھس گئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ ایک اخبار کے مطابق فوج نے اس خبر کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی انکار کیا ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یہاں پر چینی فوج نے اپنے ٹینٹ لگانا شروع کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر ہندوستان اور چائنا کی یہ بحث آگے بڑھ گئی ہے۔
नाज़रीन, आखिरी एक छोटी सी खबर मैं आप लोगों के सामने रख करके आप लोगों से इजाज़त चाहूँ। कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले में आने वाले सागर तालुके में एक मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम था नरसीपुरा नारायण मूर्ति। ये जड़ी बूटियों के ज़रिए से कैंसर का इलाज करने में बहुत ही मशहूर थे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ रियासतों से यहाँ लोग आया करते थे और जड़ी बूटियों के ज़रिए से इलाज करवाने की कोशिश करते थे। ख़बर ये आ रही है कि जो है 80 साल की उम्र में जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले कैंसर मर्ज़ की नारायण मूर्ति जो है वो हार्ट अटैक की वजह से जो है इस वक्त इंतकाल कर गए हैं, जिसकी ख़बरें जो है इस वक्त बेंगलुरु की मकामी मीडिया में बहुत ज़्यादा शाये हो रही हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इस डॉक्टर से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया था और ये मशहूर इसलिए हुए थे कि जो उन जड़ी बूटियों से बहुत सारे कैंसर के मरीज़ जो है शिफायाब हुए थे अल्लाह ताला के करम से। यही वजह है कि ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा मशहूर थे और जड़ी बूटियों को ये ख़ुद अपने जहाँ रहते थे जिस इलाके में, इसलिए कि इनका इलाका ही जंगलों में था और घर में था और आसपास पूरी जड़ी बूटियों के दरख्त वगैरह थे, इस बात को लेकर के भी ये बड़े मशहूर थे। बहरकर उनके इंतकाल की ख़बर इस वक्त आ रही है। फौरी तौर पर इनको जब पता चला कि अटैक हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है, तो इनको सागर के एक हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन जो है वहाँ इलाज के दौरान जो है ये जान भाग हो गए। मैं नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।